वी विल टॉक अबाउट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो हमने कहा किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, उसमें चार्जेस मूव करते हैं यानी करंट फ्लो करता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए कोई वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हम क्या करते हैं, करंट डेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। ठीक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें रिलेशन डिफाइन करना है करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम करंट में कौन सा टर्म यूज करते हैं, करंट डेंसिटी, क्योंकि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब करंट डेंसिटी होता क्या है, तो हम करंट डेंसिटी की क्या करते हैं, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इट इज डिफाइंड एज current per unit cross sectional area of conductor। ठीक, यानी मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है जिसमें हमने क्या किया, ये एक ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, या इसको बी मान लेते हैं, जहाँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये डिनोट कर रहा है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो हम करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल जे से, तो जे विल बी गिवन एज आई बाई एस। ठीक, एन कैप, जहाँ एन कैप का डिनोट कर रहा है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक, एन कैप क्या होगा हमारा, यूनिट वेक्टर। अब मान लीजिए करंट डेंसिटी थ्रू आउट द कंडक्टर क्या है, कॉमन है, और हमें करंट फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट केस, इफ current density is uniform throughout the conductor। अगर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंडक्टर, तो हम आई को क्या लिख सकते हैं, आई विल बी रिटन एज जे डॉट एस। करंट हमारा लिखा जाता है जे डॉट एस, जहाँ जे और एस का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। या इस तरह भी कर सकते हैं कि हमेशा एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन के क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो हमेशा करंट के डायरेक्शन के क्या रहे, नॉर्मल रहे। अब वहीं करंट डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तब क्या होगा, इफ current density is non-uniform, तब हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का, मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, करंट डेंसिटी कॉमन नहीं है, अब क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करेंगे एरिया वेक्टर का। ठीक, इस एलिमेंट से कितना करंट पास कर रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आई विल बी जे डॉट डी एस। ठीक, हमें ये मिल गया, पूरा करंट निकालना है तो पूरे के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी आई एस। तो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा थ्रू आउट द कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल
थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है इफ करंट डेंसिटी inside a conductor of radius r is given as j is equal to ax स्क्वायर। ठीक, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जहाँ इसका रेडियस r गिवन है। यहाँ से करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर के टर्म में। ठीक, तो फाइंड करंट थ्रू कंडक्टर। और हमें इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करंट निकालना है। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, करंट डेंसिटी फ्लो करेगी, उतना ही क्या होगा, करंट होगा। तो हम इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फ्रंट फेस देख लेते हैं। ठीक, इसको मैंने ऐसे ब्राउन कर लिया, ये इसका सेंटर है। कह रहा है जैसे जैसे यहाँ से दूर जा रहे हैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, आर तक। तो करंट भी क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं सेंटर के पास करंट डेंसिटी मिनिमम होगी और सरफेस के पास करंट डेंसिटी क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो करंट डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हमने क्या किया, एक एलिमेंट एज्यूम किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर dx विड्थ का। इस एलिमेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई x इंटू dx। ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो हमें करंट लिखना हो तो करंट कितना हो जाएगा, वी कैन से दैट I will be equal to integration of j dot ds which will be equal to j की वैल्यू कितनी है हमारी, ax स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम r। जो कांस्टेंट टर्म में हम बाहर रख लेंगे, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई a एक्स क्यूब dx। इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, 2 पाई a एक्स से पावर 4/4, 0 से r, यानी i इक्वल टू कितना आ गया, पाई a r पे पावर 4/2। तो दिस विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ठीक, तो करंट डेंसिटी ऐसे ऐसे वेरी करेगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन current density and drift velocity of free electron। हमने क्या किया, कंडक्टर लिया, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n से डिनोट कर रहे हैं हम। n क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को।
ठीक, हमने कहा मान लीजिए ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिससे हमें फाइंड करना है कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं टी टाइम में। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वीडी क्या गिवन है हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो अब 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया होगा कितना डिस्टेंस चला होगा, वीडी डिस्टेंस चला होगा। यानी 1 सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन इससे पास किए होंगे वो सारे कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, इस शेडेड रीजन में लाई कर रहे होंगे। तो क्या कहेंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन शेडेड रीजन पास थ्रू क्रॉस सेक्शन पास टू क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक, इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में पास किए होंगे। तो अब यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास किए हैं यहाँ से निकालना हो, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कितना लेंथ है तो वीडी, तो ए इंटू वीडी क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो विल बी इक्वल टू, तो ई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन ई ए इंटू वी डी। इतना चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो किया है तो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट आई विल बी इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये क्या हो गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। और वहीं करंट डेंसिटी लिखना हो तो करंट डेंसिटी J विल बी इक्वल टू I बाई A, यानी एन ई वी डी। ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हो जाएगा। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। तो हमने क्या कहा था, जब किसी भी कंडक्टर पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक, और उनका जो थर्मल डिस्टर्बेंस होता है, जो थर्मल एगिटेशन की वजह से जो उनका रैंडम मूवमेंट होता है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं। ठीक, तो रिलैक्सेशन एक्चुअली टाइम डिफाइन करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के 2 कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम। ठीक, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक बार कोलाइड किया किसी एटम से, फिर थोड़ी देर के लिए एक्सीलरेट करेगा और दोबारा फिर किसी से कोलाइड करेगा, तो उस 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन मोशन के 2 कंजिक्यूटिव कोलिजन होंगे, उनके बीच का जो टाइम होगा उसको क्या कहते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन का क्या होगा, द एवरेज टाइम
between two successive collision by an electron is called relaxation time। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, क्योंकि हम जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते जाते हैं कंडक्टर का, वैसे वैसे रेंडमनेस बढ़ती जाती है टेम्परेचर राइज करने की वजह से, और नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक, अब मान लीजिए किसी एलिमेंट के अंदर हमें रिलैक्सेशन टाइम को स्टडी करना है, तो हम क्या कहेंगे? इनिशियली इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे रेंडमली मूव कर रहे होंगे किसी भी डायरेक्शन में। ठीक, लेकिन इनका नेट सम ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। इसी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है इसलिए इसके अंदर। तो कैसे भी ये मूव करें, पर हमेशा हर एक इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के सम, एवरेज वेलोसिटी का सम क्या रहेगा? हमेशा 0। इन सब की एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है? 0। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इनिशियली सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो कुछ इस तरह से रेंडमली मूव कर रहे होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है? 0। इसी वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है इनिशियली। अब हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंसेस पे अप्लाई कर दिया। तो ये क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। तो कुछ टाइम बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? vi विल बी इक्वल टू ui प्लस, अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, यानी फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? E इंटू ई। तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा? तो E इंटू ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा क्या रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस तरह हम लिख सकते हैं एक्सलेशन को, यानी माइनस टाइम्स E इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। ठीक, अब यहाँ पे I क्या डिनोट कर रहा है? VI मतलब ith पार्टिकल, 1 2 3 जितने n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ith पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक, इस तरह लिखी जाएगी। अब हमें हर एक पार्टिकल का निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो हमें मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली में होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी होता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू nth टर्म डिवाइड बाई n नॉट। अगर n नॉट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है तो यानी ये क्या हो जाएगा? समेशन vi i इज इक्वल टू 1 से n नॉट डिवाइडेड बाई n नॉट। ये क्या हो जाएगा? हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिमिलरली इसकी बात करिए, ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ यू आई इज इक्वल टू 1 से n नॉट डिवाइडेड बाई n नॉट। इसलिए हम कहते हैं इसका सम 0 होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। और वहीं एवरेज टाइम क्या होगा? क्योंकि हमने हर एक पार्टिकल का जो कोलिजन टाइम वो डिफरेंट माना हुआ है। ठीक, हर एक पार्टिकल के डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू n टर्म्स डिवाइड बाई n नॉट। ये क्या होगा हमारा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा जनरल टर्म में कितना बन जाएगा इक्वेशन? तो दिस विल बी गिवन एज Vd इज इक्वल टू, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आएगी रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। अगर इसका मैग्नीट्यूड के टर्म में निकालना हो, इसी को अगर हमें इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है तो माइनस साइन रिमूव कर देंगे। Vd इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। ये क्या है?
रिलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी की वैल्यू मिल गई तो करंट की वैल्यू लिख सकते हैं। तो करंट कितना हो जाएगा, तो मालूम है I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA इंटू वी डी की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, NE स्क्वायर A इंटू E डिवाइड बाई M इंटू टाउ। ये करंट हो गया रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। और वहीं पे हमें करंट डेंसिटी लिखना हो तो हमें मालूम है J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए, यानी क्या बन जाएगा, NE स्क्वायर E बाई M इंटू टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में करंट डेंसिटी और करंट इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, अब इन पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने फॉर्मूले से भी रिसेंटली देखे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें गिवन है, कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इन 1 एम्पियर करंट in a copper conductor of cross sectional area this and length 10 kilometer. Free electron density of copper is this 8.5 into 10 power 28 per meter cube. How long will it take the charge to travel from one end of a conductor to another? चार्ज को इतना लेंथ ट्रेवल करना है, अगर करंट इतना फ्लो कर रही है, करंट डेंसिटी इतना है, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक, तो टाइम निकालना है तो सिंपली हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया तो टाइम हमें मिल जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा हमारा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज करंट डिवाइड बाई NEA, क्योंकि I इक्वल टू क्या आता है, NEA इंटू VD। वैल्यूज पुट करिए, करंट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 1 एम्पियर। करंट डेंसिटी कितनी गिवन है, 8.5 इंटू 10 पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -4, मीटर में चेंज कर लेंगे। जब इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0.735 इंटू 10 पावर -6 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आया तो टाइम कितना लगेगा, T इज इक्वल टू L बाई VD। L की वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर, यानी 10 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.735 इंटू 10 पावर -6। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.36 इंटू 10 पावर 10 सेकेंड। ठीक, तो इस तरह हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे फाइंड टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर करेंगे करंट ऑफ 70 एम्पियर। और हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मालूम है करंट इज इक्वल टू होता क्या है, NEA इंटू VD। ठीक, अब किसी भी इंस्टेंट पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, कितने पास करेंगे वो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी A इंटू L। ठीक, हमें मालूम है मोमेंटम लिखना है तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है M इंटू V एक इलेक्ट्रॉन का,
क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, n इंटू एम इंटू वी डी। ठीक, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम विल बी गिवन एज n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू ए इंटू एल इंटू एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से कितना हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई एन ई इंटू ए, तो कैंसिल आउट, यानी कितना आ गया, एम आई एल बाई ई। तो मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यू रख दीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू आई हमें गिवन है 70 एम्पियर, 70 इंटू एल भी गिवन है 1000 एम्पियर डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻19। जब इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 10⁻6। तो दिस विल बी द मोमेंटम। क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर with an area of cross section 1 millimeter square connected to 5 volt. Find the current flowing through the metallic wire where nu is इतना, E is इतना and N is इतना। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है, नंबर डेंसिटी गिवन है, लेंथ गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। हमसे करंट पूछ रहा है कितना फ्लो करेगा। ठीक, देखते हैं। हमें मालूम है अगर हमें E की वैल्यू निकालना हो तो कितना हो जाएगा, E विल बी गिवन एज V बाई L। ठीक, जो कि कितना हो जाएगा हमारा, V कितना है 5 वोल्ट और लेंथ कितना है 0.1, यानी कितना आ जाएगा ये 50 वोल्ट पर मीटर। अब E मिल गया, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कितना है, न्यू इंटू E। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है करंट होता है कितना है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू मालूम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें गिवन है मिलीमीटर स्क्वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सारी वैल्यूज रख दीजिए। करंट हमसे पूछा है तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻28 इंटू ई यानी 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 10⁻6 इंटू वी डी, यानी न्यू इंटू ई। न्यू की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻6 इंटू ई यानी 50। इन सबको सॉल्व करिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.2 एम्पियर। ठीक, तो इस तरह हम डिफरेंट क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ देखते हैं।